हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे हमारी फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं और अभी हम यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी मोशन के बारे में। बेसिकली हमने मोशन के कुछ टाइप्स देखे थे और मोशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम अच्छे से आज डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहाँ पे काम आते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ फटाफट से शेयर कर दो। तो लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। इन 1686 और 87 सर आइजैक न्यूटन प्रेजेंटेड हिज थ्री लॉज ऑफ मोशन। 1686-87 के आसपास सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है इनको, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने इनको रिप्रेजेंट किया था इन हिज थ्री लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये कितने हैं? तीन है, तीन है मोशन के लॉज। और कहीं कहीं आपको है ना सिर्फ 1687 भी मिल जाएगा, सिर्फ ये मिल जाएगा। 1686 87 दोनों ना देके सिर्फ 87 भी मिल सकता है, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब ये तीनों मोशन कौन कौन से हैं, मोशन के तीनों लॉ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो जो पहला आता है ना वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो है वो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोला जाता है। इसके बाद है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है, लॉ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं आपको मतलब इन सब में से कोई भी नाम आपको दे सकता है। लॉ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। और इनका जो सीक्वेंस है ना कि फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ मोशन है वो यही वाला रहेगा, इनर्शिया वाला ही। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक्सेलरेशन वाला है। थर्ड लॉ है उसके बारे में हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस भी हमें चेंज नहीं करना, यही रखना है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आता है वो है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोला जाता है। मैंने दो बार लिख दिया लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको लॉ ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है सीधा, और इसी को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल एक्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन सा है। ये जो लॉ है ना ये बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब वो मोशन में आता है तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं मोशन में आने के, और जब वो आ जाता है तो क्या क्या प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, तो उनके पीछे की बेसिकली उनके पीछे का साइंस क्या है, मोशन के पीछे का रीजन क्या है, होने के बाद क्या होता है, तो वो हमें ये तीनों जो लॉ है वो बताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो फर्स्ट लॉ है ये, ठीक है, ये पहला ही लॉ है और ये है इनर्शिया, इनर्शिया का लॉ। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी स्टेट है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो इनर्शिया में रहना पसंद करता है। मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, अगर वो स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे है, तो वो उसी जगह पे रहना पसंद करेगा, वो चाहता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्पीड है वो चेंज ना करे, जो जैसे वो चल रहा है जैसे वैसे ही चले। जैसे कि स्पेस में अगर आप देखोगे
तो आपने बहुत बार सुना है ना कि अगर स्पेस में हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं तो वो उसी स्पीड से ट्रेवल करता रहता है, ठीक है। तो यही एक लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब अब इसको ऐसे याद रखो कि मोशन के लिए सबसे पहले तो किसी ऑब्जेक्ट का स्टार्ट होना जरूरी है ना, तो सबसे पहले तो स्टार्ट होना जरूरी है, ठीक है। स्टार्टिंग पहला फेज आता है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब स्टार्ट होने वाला वो लॉ है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब अभी क्या बोल रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट और कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने वो क्या रहना चाहता है, या तो एवरी ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट में रहेगा या फिर वो क्या करेगा, कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे, मतलब जिस वेलोसिटी पे, या फिर स्पीड बोल सकते हो आप। वैसे जो एग्जैक्ट टर्म है वो वेलोसिटी है, बट आप ध्यान में रखने के लिए ये समझ लो कि जिस स्पीड से चल रहा है वो उसी स्पीड में रहेगा जब तक उस पे अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती है, और वो फोर्स भी क्या होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। बाहर से होनी चाहिए और अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई सामान पड़ा है और ये 2 किलो का ही मान लो, ज्यादा हम नहीं मानते, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये सरफेस है, यहाँ पे पड़ा है ये 2 kg का जो भी वेट है। अब ये, इसको आप ऐसे समझो कि ये जो 2 kg का वेट है, ये जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी ये मूव करेगा क्या? ये मूव नहीं करेगा ना, ये कभी नहीं करेगा जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, इस पे हमने फोर्स लगाई, 2 kg का वेट है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं 5 kg, 5 kg नहीं, ½ kg, ½ किलो का हम फोर्स लगा रहे हैं इस पे, तो ये मूव करेगा? तब भी नहीं करेगा। अगर हमने इस पे फोर्स लगाया 2 kg का, तो जो दोनों की कितनी, इसके भी 2 kg है, इसका भी 2 kg है, तो 0 हो गया। मतलब अभी भी ये मूव नहीं करेगा, हमें थोड़ा सा इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, 2.1 भी लग गया तो भी ये मूव कर देगा, ठीक है। तो बात कहने की ये है कि वो जो फोर्स लगेगी ना वो अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर 2 पे हम 2 लगाएंगे तो नहीं होगा, इस पे हमें 2.1 2.2 इससे ज्यादा ही लगानी पड़ेगी फोर्स, तब ये मूव करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी ये क्या बोल रहा है, जीरो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो एक्सेलरेशन। अब ये नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स हमारा 0 होता है ना, तो जो एक्सेलरेशन, जो मूव करने की जो स्पीड, चेंज इन स्पीड, बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड। तो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में जो चेंज आएगा वो भी 0 रहेगा, अगर नेट फोर्स जो है वो 0 आता है। तो नेट फोर्स को जो मैंने अभी आपको समझाया ना, कि यहां से मैंने 2 kg का फोर्स लगाया और इधर से भी 2 kg का फोर्स लगा, मतलब ये तो ऑब्जेक्ट का ही फोर्स है ना, तो वो यहां से 2 kg का ही लग रहा है। तो अब ये 2 - 2 कितना हो गया, 0। ये यही होता है नेट फोर्स। इसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोला जाता है, मतलब रिजल्ट कितना आ रहा है, इधर से फोर्स लग रही है और उधर से जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी एक तरह से फोर्स ही मानी जाती है। या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं समझो तो ये समझ लो कि यहां से हमने, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस पे 2 kg का फोर्स लग रहा है और यहां से कोई इंसान 2 kg का ही फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, क्या वो उसकी स्पीड में चेंज आएगा कहीं से, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही ये बेसिकली ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये बात बोलना चाह रहा है। अब इसके अंदर दो जो पॉइंट है ना, वो है मेन, और काफी सिंपल से है। पहली बात, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, मूव नहीं करेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, पहली बात तो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप और चेंज स्पीड, या तो ना तो वो स्पीड चेंज करेगा ना वो रुकेगा अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती है। तो पहली बात, जब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, अगर वो रेस्ट में है तो
एट रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट में है तब तो वो मूव नहीं करेगा, लेकिन जब वो मोशन में है, एट इन मोशन, इन मोशन, तो अगर वो मोशन में है तो वो रुकेगा नहीं या फिर अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगा जब तक उस पे बाहर से फोर्स नहीं लगता है। तो बेसिकली ये जो हमारा पहला लॉ है ये यही बात बोलना चाह रहा है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या बोल रहा है कि फोर्स दैट मूव्स एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है और उसको मूव करवाने में जितनी फोर्स लगती है, ठीक है, जो उसको मूव करती है ऑब्जेक्ट को, वो जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, उस ऑब्जेक्ट के मास के इनटू उसके एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको फॉर्मूला आप याद रख लो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है फोर्स एफ एम मास इनटू ए एक्सेलरेशन। तो सीधी सी बात है कि जो फोर्स लगती है वो उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन थोड़ा सा इसको समझें, ये कोई ऑब्जेक्ट है, 2 kg इसका वेट है, ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है ना, इसका एक्सेलरेशन आप ये समझ लो, मतलब ये मूव कर रही है, ठीक है, 2 kg वेट है और ये मूव कर रही है, मतलब इसको फेंका है, मतलब ठीक है, इसको अपन ने फेंक दिया है। तो अब जब फेंकते टाइम ये मूव करेगी, ऑलमोस्ट मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी स्पीड, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है, मतलब इसकी स्पीड में चेंज कितने आ रहे हैं, बीच बीच में कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा ना, ये समझ लो आप ऑलमोस्ट 5 या ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। जो चेंज इन जो इसका चेंज इन वेलोसिटी है या चेंज इन स्पीड जो रहेगा, तो अब इसका जो टोटल इस पे जो फोर्स लगेगी, अब इसको रोकने के लिए, अब फेंका और हमने क्या किया, इस मतलब बीच में किसी ने इसको, कोई इसको पकड़ना चाह रहा है, तो उसके हाथ पे कितनी फोर्स लगेगी, उसके हाथ पे 2 किलो फोर्स नहीं लगेगी, उसके हाथ पे लगेगी 2 × 5, 10 kg इंटू मास। इसका कुछ फॉर्मूला है, इसको न्यूटन न्यूटन में मापा जाता है वैसे अगर देखें तो 10 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लगेगा। जो फोर्स की जो यूनिट होती है ना, वो न्यूटन होती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। यहां पे लिख देता हूं मैं अलग से, यूनिट ऑफ फोर्स, इसको एन से डिनोट किया जाता है और न्यूटन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने ही ये इसको जो फॉर्मूला है ये दिया है हमें, तो उनके नाम पे ही इस फोर्स की यूनिट रखी गई है, ठीक है। तो कोई कभी भी आपसे पूछे कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो न्यूटन उसकी यूनिट है, ठीक है। तो बेसिकली जो फोर्स लगता है वो कितना है, उसका मास इनटू कितना उसका वेट है, वेट भी नहीं, मास कितना है इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है चीजों पे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल हमको समझना है। अब दूसरी चीज, तो अब यहां पे बात हो रही है एक्सेलरेशन की, इसीलिए यहां इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक हमने देखा है कि इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। ये सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा है कि जो मोमेंटम होता है ना बॉडी का, इसको पी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, पी से डिनोट किया जाता है मोमेंटम को। तो मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी का, वो उसके मास, उसका जो मास है इनटू उसकी जो वेलोसिटी है, उस उसका जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो मोमेंटम है वो निकलता है। अभी हमने बात की थी एक्सेलरेशन की। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इसका मोमेंटम देखेंगे, तो इसका मोमेंटम कितना निकलेगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 2 kg
मास है और इसकी वेलोसिटी हमने देखी थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका जो मोमेंटम होगा ना वो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। अगर आपको मोमेंटम पूछे तो मास इंटू वेलोसिटी, अगर आपको फोर्स का पूछे फॉर्मूला तो मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन दोनों में हमें एक चीज क्या दिख रही है यहां पे, एक है कि एक्सेलरेशन एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो मास है और एक्सेलरेशन है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, ये चीजें आपको समझने वाली है। प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का हमें फोर्स देखना है, उसका मास हमने जैसे देखा 2 kg था, एक्सेलरेशन उसका 5 के अराउंड आ गया, तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चीज दिख रही है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। अब आप ये समझो, अगर मैं तो इसका फोर्स कितना आ रहा है 10 न्यूटन, तो 10 जो है वो किसके इक्वल हो गया 2 इंटू 5। एफ की जगह हमने फोर्स की जगह 10 लिख दिया क्योंकि 10 न्यूटन आ रहा है, 2 एंड 5। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैं यहां पे किसी भी एक चीज को, मान लो ये एक्सेलरेशन है ही, ये मास है और ये एक्सेलरेशन है। मान लो मैंने मास को बढ़ा दिया 2 से, मैंने इसको 4 कर दिया। ठीक है, ये सेम है एक्सेलरेशन, तो अब जो फोर्स है वो कितना हो गया, ये कितना हो गया 5 इंटू 4 20। ठीक है, ये भी बढ़ा ना, इसको बढ़ाने से ये बढ़ रहा है। अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया 8 कर दिया और ये सेम है, तो ये कितना हो गया 40। मतलब जब मैं इसको मास को बढ़ा रहा हूं तो फोर्स भी बढ़ रहा है। अगर मैंने इसको 4 किया तो ये 20 हो गया, 8 किया तो ये 40 हो गया। मतलब मास को बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, या फिर इसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल का। अब वहीं पे हम समझते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल में ये भी आ जाता है, जरूरी नहीं है कि हम इसको ही बढ़ा रहे हैं, हो सकता है मैं इसको सेम रखूं और इसको बढ़ा दूं। यहां पे मैंने इसको कर दिया, इसको सेम रखा और इसको कर दिया मैंने 10, तब भी तो ये 20 हो रहा है ना। मतलब अगर इसको भी बढ़ा रहा हूं तब भी जो फोर्स है वो बढ़ रही है। मतलब अब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, एफ इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है ये वाला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर मैं मास बढ़ाऊं तब भी फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ाऊं तब भी फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो सेम एग्जांपल अपन ले लेते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पे फोर्स था हमारा 10, मास था हमारा 2, एक्सेलरेशन है हमारा 5। अब यहां पे आप एक चीज देखो, अगर मैंने इसको सेम रखा, ठीक है, मैंने इसको भी सेम रखा, अब मैं अगर इसको मान लो नहीं, इसको मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, इसको मैंने 2 की जगह 5 कर दिया। ठीक है, तो हमारा मैंने मास कितना कर दिया इसका 5, तो एक्सेलरेशन, अब मुझे फोर्स 10 ही चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2। समझे, कम हो जाएगा ना, उसी प्रोपोर्शनल में कम हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लो इसका ये है 40, ये है 2 और ये है 20। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 2 और जो इसका एक्सेलरेशन है वो है 20 और फोर्स आ रहा है इसका 40।
अब हमें फोर्स तो 40 ही रखना है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मास और एक्सेलरेशन की। तो हमने फोर्स को 40 रखा, मास मान लो ऑब्जेक्ट का हमने बढ़ा दिया 10। अब 40 आने के लिए 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। ठीक है, तो मास तो बढ़ा, 2 से 10 हो गया, और जो एक्सेलरेशन है वो 20 से 4 हो गया। तो ये तो बढ़ गया और ये कम हो गया। तो जब हमने मास को बढ़ाया तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन को बढ़ा दूं तो मास कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, 4 से मैंने कर दिया इसको 5। ठीक है, तो अब जो हमारा मास है वो कितना हो गया? 10 से 8 हो गया। ठीक है, पहले 10 था, अभी कितना हो गया? 8 हो गया। तो जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो मास कम हो रहा है, जब मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। इसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कैसे डिनोट किया जाता है अगर इसको बोला जाए तो? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स नहीं आएगा, एक्सेलरेशन। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, या फिर इसको ऐसे कर दो, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये लाइन यही बोलना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मोमेंटम और वेलोसिटी भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? जो चीज हमने यहां पे की थी वही चीज यहां पे हो जाएगी। ठीक है, और इसको और सिंपल समझना है आपको, तो ये देखो कि जो भी इक्वल्स टू के बाद होता है ना, जैसे यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स है ना हमेशा इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा। ठीक है, और जो आपस में होते हैं ना, जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इक्वल्स टू के साइन के बाद जो दो चीजें है ना, ये हमेशा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेगी। मास एक्सेलरेशन समझ लो, या फिर मास इनटू जो वेलोसिटी है, इनको मान लो। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या फिर लॉ ऑफ रिएक्शन। ये क्या बोल रहा है? फॉर एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। मतलब हमने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, मान लो हमने 2 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, हम इसको धक्का मार रहे हैं 2 न्यूटन के फोर्स के साथ, तो ये बॉडी भी हमारे ऊपर वापस जो फोर्स लगाएगी वो भी 2 न्यूटन का ही लगाएगी। ठीक है, तो हमने या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ने, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी फोर्स लगाता है उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगती है। अब और क्या लगती है? ऑपोजिट लगती है वो फोर्स। इक्वल और ऑपोजिट, ये हमेशा ये दोनों चीजें ध्यान रखना, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो 2 न्यूटन ही इसके ऊपर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और 2 न्यूटन ये वापस लगा रही है इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो है तो इक्वली 2 न्यूटन ही, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद व्हेन वन बॉडी, ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा गया है, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन सेकंड, देन द सेकंड बॉडी एक्सर्ट रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वही सेम चीज है, मतलब 2 बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी। अब ये इसको अगर धक्का लगा रहा है यहां से, वही सेम चीज 2 न्यूटन के फोर्स से, तो ये वापस भी इसको 2 न्यूटन के फोर्स से धक्का लगाएगी। ठीक है, अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी चीज ले लो, मान लो स्पीड है, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही है, तो ये 10 जो है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब हमने फोर्स की बात करी है, तो फोर्स क्या लिखा था हमने? 2 न्यूटन, तो 2 इसका मैग्नीट्यूड है। अगर 3 होता तो 3 मैग्नीट्यूड हो जाता। तो ये जो बोला जाता है ना कि किसी का वेट कितना है, 10 किलो है, 20 किलो है, तो ये 10, 20 ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 2 2 ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। अब इसके अगर एग्जांपल देखें तो, जैसे रनिंग, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग में क्या करते हैं? यू एक्सर्ट फोर्स ऑन ग्राउंड एंड ग्राउंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन यू एंड यू मूव फॉरवर्ड। ये क्या बोल रहा है?
जब कोई रनर रनिंग कर रहा है, ठीक है, अब बना तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है, ये रनिंग कर रहा है और अब इसने क्या किया, या हम क्या करते हैं जब रनिंग करते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी, हम क्या करते हैं, मतलब आगे की तरफ मूव करना है हमें, तो हम ऐसा थोड़ी है कि फोर्स जो लगाते हैं वो आगे लगाते हैं, हम क्या करते हैं ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जमीन के ऊपर, हमारे पैरों में, इसलिए बोलते हैं ना पैरों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो हम फोर्स कहां लगाते हैं, जमीन के ऊपर। तो हम यहां से क्या करेंगे, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएंगे हमने हमारे पैरों से, और ग्राउंड क्या करेगा फिर वापस फोर्स लगाएगा हमारे ऊपर, उतनी ही फोर्स ग्राउंड हमारे ऊपर वापस लगाएगा, तब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने नीचे की तरफ लगाया, और अब वो भी ध्यान रखना, इसीलिए हम क्या करते हैं बॉडी थोड़ी स्लांटेड रखते हैं, ऐसे ऐसे, ताकि जो फोर्स वापस लगेगा हमारे ऊपर वो ऐसे ही लगेगा। अगर हम मान लो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं, हम एकदम सीधे खड़े हैं ऐसे, ठीक है, और फोर्स लगा रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ, तो कहां पे मूव करेंगे, ऊपर की तरफ। जब जंप करना होता है, हमें ऊपर जंप करना होता है, तो हम एकदम नीचे फोर्स लगाते हैं, तो फिर हम मूव कहां करते हैं, एकदम सीधा ऊपर की तरफ। अब हमें रनिंग करनी है तो थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो जो ग्राउंड है वो वापस हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हम मूव करेंगे। ये यहाँ पे काम आता है, ये वाला जो प्रिंसिपल है। अब हम इनके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, या फिर एग्जांपल्स ही समझ लो, क्योंकि अपने फर्स्ट और सेकंड वाले के एग्जांपल नहीं देखे थे, तो अपन अभी इन दोनों के एग्जांपल देखेंगे। थर्ड वाले के हमने देख लिए थे, ठीक है, रनिंग वाला जो एग्जांपल था। तो फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो ये कहाँ पे यूज होता है, या फिर यहाँ कहाँ पे देखा जा सकता है। तो जब जब एक फुटबॉल है, या फुटबॉल विल नॉट मूव अनटिल और अनलेस प्लेयर वॉन्ट हिट इट। जब तक कोई प्लेयर किसी फुटबॉल को हिट नहीं करेगा तब तक वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट वाला जो लॉ था। आप उनके नीचे भी एग्जांपल में ये लिख सकते हो, ठीक है। फुटबॉल है, पड़ी है, ये पड़ी पड़ी थोड़ी मूव करेगी, जब तक कोई प्लेयर इसको हिट नहीं करेगा तब तक कैसे मूव करेगी। और दूसरी बात क्या है, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज वेलोसिटी और स्टॉप ए मूविंग बॉल। अब मान लो किसी ने इसको हिट कर दिया, अब हिट करने के बाद अब ये मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। अब इसको या तो रोकना है, तो रोकने के लिए भी फोर्स लगेगी, या फिर जो फुटबॉलर है वो इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, डायरेक्शन देंगे दूसरी, तो वहां पे भी तो उसके पैरों पे इंपैक्ट आएगा ना। मतलब इंपैक्ट आ रहा है, मतलब उसको फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या फिर उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ मोशन। सेकेंड क्लास ऑफ मोशन की अगर हम एप्लीकेशंस देखें या फिर एग्जांपल्स देखें, तो a moving ball's force is much greater than when it is in static position। स्टैटिक पोजीशन मतलब मान लो एक बॉल, यही फुटबॉल वाली बॉल है, ठीक है, इसका हमने एग्जांपल लिया, ये पड़ी है, ठीक है। अब ये मान लो आपने इसको हाथ पे रख रखा है, और ये आपके हाथ पे कोई मूव नहीं कर रही है, बस हाथ पे आपने रख रखा है इसको, तो इसका तब ज्यादा इंपैक्ट होगा। या फिर ये समझो किसी ने हिट किया है इसे बड़ा ही, मतलब मान लो कि फुटबॉल का बहुत ही अच्छा प्लेयर है और उसने हिट किया है उसको पूरे पावर के साथ। अब जब ये बॉल मूव कर रही है, उसने हिट कर दिया, अब लगाओ आप उसको हाथ, तब उसका फोर्स देखो कितना होता है। अब एक तो इसका फोर्स है जब ये स्टैटिक पोजीशन में है, एक इसका फोर्स तब है जब इस पोजीशन के साथ, मतलब वेट तो उसका वही है, मान लो वेट का फुटबॉल के जो वेट कितना होता है, वही 400 के आसपास, तो वेट तो यही रहना है इसका, ठीक है, 400 ग्राम है, या फिर जितना भी फुटबॉल की बॉल का वेट होता है वही है। लेकिन हिट करने के बाद जो उसका वेट है या उसका जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। जो हमने देखा था ना, फोर्स इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका जो मास तो वही रहेगा, मान लो जितना भी इसका मास है वो स्टेटिक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले इसका जीरो था क्योंकि मूव नहीं कर रही थी, और इसका बाद में जब किसी ने हिट किया तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, 40 या इसके आसपास हो गया होगा, या इससे भी बहुत ज्यादा हो गया होगा, ठीक है, 100 200 के आसपास चला गया होगा। तो अचानक से कितना, मतलब जब पड़ी है तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब कोई हिट करेगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही, मतलब 100 गुना ज्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। अब आपको पड़ी होगी बहुत बार, जो फुटबॉलर्स है उन्होंने तो फेस किया ही होगा कि जब उनके बॉल पड़ती है, फेस पे कोई मारता है तो कितना इम्पैक्ट आता है उसी बॉल का, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ऐसे ही हम देखें अगर
तो इम्पैक्ट ऑफ बुलेट व्हेन इट हिट फ्रॉम ए पिस्टल, जब छोटी सी बुलेट है उसका वेट कितना होता है 5-10 ग्राम, लेकिन जब वो पिस्टल से हिट किया जाता है उस बुलेट को तो फिर वो उसका आपको पता ही है इम्पैक्ट कितना होता है। तो ये है हमारा सेकंड क्लास ऑफ मोशन, और थर्ड क्लास का एग्जांपल अपने देख लिया था रनिंग वाला। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। आपको पता है कि आपको वहां पे रिप्लाई जल्दी से जल्दी मैं देने की कोशिश करता हूं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ शेयर कर दो। तो इसी के साथ लेट्स सम अप द क्लास। थैंक यू सो मच।